नमस्कार, मैं पंकज आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों क्या क्या पढ़ना है मैं आज डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। दूसरा पॉइंट ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स कितने कितने आते हैं। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ना है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड लगाएंगे वो दो मेथड लगाएंगे। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और दूसरा लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य रूल। धराचार्य रूल। और पांचवा चीज इसमें पढ़ना होगा आपको नेचर ऑफ रूट्स। क्या चीज? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये 5 चीज आपको पढ़ना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, सॉल्व करने का मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या निकलेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। तो शुरू किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये सारे टॉपिक्स में मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन शुरू के लिए लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? बच्चों देखिए, इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation in which a is not equal to 0। यही मेरा डेफिनेशन हुआ। ऐसा इक्वेशन जो इसके फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। और ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो x है, वो वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए x का पावर स्क्वायर है और यहाँ पर x है।
यानी जिसके पावर अगर 2 हो जाए ना, यानी वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर अगर 2 हो जाए, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। पहली चीज कि पावर जो है वो 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और जितने पावर होंगे उतने रूट्स निकलते हैं। तो सबसे पहली बात कि रूट्स कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होता तो इसका x का पावर q होता, तो रूट्स जो निकलते 3 रूट्स निकलते, क्योंकि 3 पावर हाईएस्ट होता। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करनी है, इसलिए क्वाड्रेटिक की पावर हाईएस्ट 2 होगी, और जब 2 होगी तो रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2। तो x की वैल्यू 2 निकलेगी हर केस में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर, मैक्सिमम पावर 2 आए और वो किसी वेरिएबल में हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, और उसकी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि a की वैल्यूज अगर 0 के बराबर हो गई, आप यहां पे खुद सोचें कि a की वैल्यू यहां 0 के बराबर हो जाएगी, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ये खत्म। तो bx प्लस c फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, लीनियर का मतलब होता है जैसे पावर 1, ये खत्म, तो जाहिर सी बात है x का पावर 1 है, तो इसका मतलब ही लीनियर हो जाएगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, और जहां पर a 0 नहीं हो, और जिसकी पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, रूट्स इसकी 2 निकलेगी। बस बात इतना ही है, इसको आप नोट डाउन करें। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं जो आपको पढ़ना है कि बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। थैंक यू। देखिए, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solving of quadratic equation in the with the help of middle term split method. Middle term split method. देखिए टॉपिक में क्या है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है। मैं एक आपसे आपका एनसीईआरटी का सवाल ले लेता हूं, इसमें आप हेडिंग लगा लें देख के, और मैं एक सवाल मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके एनसीईआरटी का एनसीईआरटी या कोई भी क्वेश्चन का। जैसे एक्सरसाइज 4.2 का पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। 4.2 देखें, एक्सरसाइज नंबर पेज नंबर 76। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा के इसको फैक्टराइज करके और रूट्स निकाल देना है इसका। मैं समझा देता हूं कैसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करना है। सो आप इसको हेडिंग लगा दें और इक्वेशन लिख लें। देखिए इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। जस्ट मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए ये सारे चीज हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करना है। तो इसका मतलब मेथड ही कहता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए,
यानी अब मिडिल टर्म क्या है, ये पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म, ये तीसरा वाला टर्म, तो मिडिल टर्म ये हुआ। इसको आपको स्प्लिट करना है और इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि ये वाला टर्म मिल जाए आपको। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर क्या है कि आपको ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, देखिए मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूं। पहले कंपेयरिंग भी बहुत जरूरी है कि कंपेयर करने आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, तो मैं कहूंगा कि यहां देखो x² है तो यहां भी x² है। यहां पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 0 तो हो नहीं सकता कि 0 होता तो 0 × x तो 0 हो जाता। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब कि a की वैल्यू यहां पे 1 है। मैं दोनों इक्वेशन को, स्टैंडर्ड को और जो दिया हुआ इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उनको मैं कंपेयर कर रहा हूं। पहला चीज तो यहां पे a, तो यहां पे 1, यहां पे देखिए प्लस bx होता है, यहां पे -3x है। इसका मतलब ये हुआ कि इस b की वैल्यू -3 है, इस b की वैल्यू -3 है। और यहां पे c है कांस्टेंट टर्म प्लस में, और यहां पे फिर से माइनस में ये चीज है। इसका मतलब c की वैल्यू -10 है। मुझे लगता है बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड को, जो गिवन इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने से पता चला कि a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई और c की वैल्यू -10 हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने आना चाहिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मैं बताता हूं करना क्या होता है कि आपको पहले आप ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको देखें। a और c को मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिए, क्या आया ac। तो वैसे ही यहां पे 10 × 1 कर दें, क्योंकि c की वैल्यू -10 है और यहां पे 1 है। तो यहां पे साइन को छोड़ के आप दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, रिजल्ट आएगा 10 × 1 दैट इज 10। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई किए तो 10 आया। 10 का आपको फैक्टराइजेशन कर, इसको आप क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। और ऐसे करना है जैसे मैंने इसको किया 2 × 5, और इसको ऐसे करना है बच्चों कि इन दोनों का सम करके आप देखें, 5 और 2 को सम करेंगे कितना आएगा 7। लेकिन 5 में से आप 2 घटा देंगे तो देखिए यहां पे 3 आ जाएगा। तो आप यहां पे -3x लाना है तो आप इस 5 को -5 लिख लें और +2 लिख लें। आपसे मैं पूछूंगा कि -5 और +2 कितने होंगे, तो आप बोलेंगे -3। देखिए जो -3 मुझे लाना था वो आ गया, लेकिन ये मुझे लाना था -3x। देखिए x भी साथ में है, क्योंकि मिडिल टर्म में x भी मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए मैं इसमें -5x कर दूंगा और यहां पे 2x कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि -5x में से +2x घट जाएगा तो -3x आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि -3x को आप इतना लिख सकते हैं। और ध्यान ये भी देना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतनी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए। जैसे कि 5 × 2 कीजिए, -10 हो गई, x × x कीजिए, x² हो गई। कितनी रिजल्ट आई, -10x²। आप इसको ध्यान से देखें, -10 को जब x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1x² से, तो -10x² हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि आपको जो है इसमें दोनों को, इस मिडिल टर्म को -3x को -5x + 2x लिख लेना है। और लिखने के बाद आप इनको ये भी देखेंगे कि क्या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट टर्म c और जो फर्स्ट टर्म है ax² उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है कि नहीं। अगर ये आ रही है तो आप उसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, 1x²
माइनस का -3x है, तो यहां पे लिख देते हैं इसको। मैंने -3x को मैं लिखा था -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगी, आप बोलेंगे सर x आएगी। x निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालिए, आप कहेंगे सर +2 निकाल लीजिए। +2 निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -5 बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों कि अब इस टर्म को देखिए, x -5 दोनों में कॉमन हो गई, यानी x -5 देखिए यहाँ पे और करके यहीं लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। यहाँ पे मैंने लिख दिया x -5 क्योंकि कॉमन आ गई इन दोनों में से, और इसमें क्या बच गया, x + 2 इज इक्वल टू 0। इस या तो ये टर्म याद देखो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। मैं बोलता हूं कि एक टर्म मान लो इसको और बी टर्म मान लो इसको, और मैं बोल रहा हूं कि a और b का मल्टीपल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि a इंटू बी 0 है। इसका मतलब ये होगा कि a की कुछ भी वैल्यू हो, a की कुछ भी वैल्यू हो, a की कुछ भी वैल्यू है, जैसे कि मान लिया जाए कि मैं बोलता हूं कि a की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 होगा ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू 5 है b की, और a की वैल्यू 0 रखना होगा, तभी ये 0 हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं या तो a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं या तो x -5 0 होगा, या तो x + 2 0 होगा। इसका मतलब x -5 इज इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और अगर मैं x + 2 को 0 कर दूं, x + 2 को 0 कर दूं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। मुझे पूरा आशा है कि आप मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे आपको स्प्लिट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से, आपको समझ में आ गई होगी। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, और उसके बाद आइए मेथड्स सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य रूल, दैट इज कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। ये अगला टॉपिक है, आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट डाउन करें और फिर से नया टॉपिक देखें। देखें इस ध्यान, तो लिखिए टॉपिक मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट इज श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है। श्रीधराचार्य रूल के मदद से आप, यानी मिडिल टर्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स निकालेंगे हम लोग। तो इस चीज को देखें आप अच्छे से, चलें इसको टॉपिक हेडिंग लगा लें, ठीक है। चलिए देखिए यहां ax² + bx + c, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन था। इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य रूल से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं जो रूल्स बताऊंगा उसको ध्यान रखना ये है कि जब भी ax² + bx + c = 0 रहेगा, तो सबसे पहले आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले आप ये कांस्टेंट टर्म c है ना, c, इसको आप उस साइड भेजेंगे। तो मैं बोल रहा हूं इसको उस साइड भेजेंगे, तो ये x² + bx RHS की तरफ भेज देंगे, तो ये वाला प्लस c उधर जाएगा तो -c हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप यही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको कांस्टेंट टर्म को उस साइड भेज देना है। उस साइड क्या करना है, भेज देना है। तो ax² + bx = -c हो जाएगा। अब आपको x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है। तो मैं बोल रहा हूं कि x² का जो भी कोफिशिएंट हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, a हो, कुछ भी हो, उस कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे। तो मैं बोलता हूं कि ये 1 तभी बनेगा जब दोनों साइड हम a से डिवाइड कर दें।
आप बोलेंगे हाँ सर ये वाली टर्म को पूरे टर्म को a डिवाइड करेगा और फिर इस वाले टर्म को a डिवाइड करेगा, तो ये 1 हो जाएगा। देखें कैसे, क्योंकि ax स्क्वायर बाई में a प्लस में bx अपॉन में हम a लिख सकते हैं और इधर माइनस c बाई a एज इट इज होगा, क्योंकि जो भी काम करते हैं दोनों साइड ही करते हैं, इसलिए a से इधर भी डिवाइड किए तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। अदरवाइज आप एक तरफ से कर दीजिएगा, इक्वेशन बदल जाएगी, इक्वेशन पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप इधर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस ac हो जाएगा, जब इधर करिएगा तो प्लस ac हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ac इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ac था। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग ax स्क्वायर अपॉन में a प्लस bx अपॉन में a कर दिए इज इक्वल टू माइनस c अपॉन में a कर दिए। अब इसके बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगला वाला इक्वेशन जो आएगा वो आएगा x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ए कैंसिल हो गया प्लस bx बाई a इज इक्वल टू माइनस c। बच्चों मैंने देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर का डिलीट करता हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, उसके बाद ऊपर मैं डिलीट करने जा रहा हूं, पॉज कर लेंगे। चलिए ओके, देखिए इधर जब ये वाली टर्म आ गई, मैं इसको भी डिलीट करूंगा, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। देखिए जब ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई सॉल्व करने पर क्या आई बच्चों, देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स हम कह सकते हैं माइनस सी बाई ए। ये जो टर्म आ गई ना बच्चों, ये जो टर्म आ गई, इसको अब क्या करना है कि देखिए पहले मैंने बोला कि सी को आप राइट साइड भेज दीजिए, राइट साइड भेजने से क्या हुआ कि आपका माइनस सी में बदल गया, फिर उसको ए से डिवाइड कीजिए क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना था, 1 बनाना था। हर केस में आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ना आपकी 1 बन गई है, अब x के कोफिशिएंट पे जाना है। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, तो मैं बोलूंगा b अपॉन a है। तो b अपॉन a को आपको क्या करना है कि इसका हाफ लेना है। क्या लेना है, अब बताइए b अपॉन a को हाफ से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बाई 2a। बोलिए आया कि नहीं, जो अब आएगा हाफ करने पर उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। मैंने स्क्वायर भी कर दिया। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो यही टर्म आप इस साइड भी जोड़ेंगे और इस साइड भी जोड़ेंगे। मैंने टर्म कितना निकाला, मैंने टर्म निकाला b प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। इसी टर्म को आप दोनों साइड प्लस करेंगे, तो मैं प्लस करता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं, दोनों साइड में प्लस कर दिया। उसके बाद आप इस फॉर्मूले को देखिए, ये क्या चीज का फॉर्मूला बन रहा है। मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला है x प्लस बी बाई 2a का। आप बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं लग रहा है, मैं दिखा देता हूं कैसे। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो a स्क्वायर होता है तो इसलिए x है, a की जगह पर x स्क्वायर होगा, प्लस में 2a भी होता है, 2 इंटू a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है तो इतनी है, तो b बाई 2a, प्लस में b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या होगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये 2 कट गया, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस b बाई a x ही तो हुआ, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर ही तो हुआ। इसीलिए मैंने इस पूरे टर्म को देखें, मैंने इसको सॉल्व किया, इस चीज को सॉल्व किया तो इतना दिखा दिया, यानी मैं इस टर्म को मैं इतना लिख सकता हूं। बोलिए आपको समझ में आ गई होगी कि मैं इतने सारे टर्म को, मैं इस टर्म को इतना कैसे लिख दिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आया, अब इस साइड में आप देखें माइनस सी बाई ए है,
और इधर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 4a²। बोलिए दोनों तरफ स्क्वायर था, चढ़ा दिए कि b का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4a² एलसीएम आ जाएगा, 4a² एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4a² से a को डिवाइड करें तो 4a आएगा और यही 4a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4ac हो जाएगा। और साथ में ये वाला चीज इसको डिवाइड करेगा तो 1 होगा, तो 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें, मैं आगे ऊपर का थोड़ा मिटाने वाला हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लें, मैं ऊपर मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। और जैसे ही ये वाली टर्म आई आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज कैसे आया। और देखिए यहाँ पे अब हो गया ये वाला इक्वेशन को फिर से मैं लिख रहा हूं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac बटा में 4a²। इतनी टर्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसी टर्म को फिर से ऊपर लिख दिया हूं, लास्ट वाले टर्म को, क्योंकि प्लस में पहले इसको लिख दिया, पहले प्लस वाली चीज को लिख दिया b² माइनस 4ac बाद में लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a था, ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा रूट में होगा, रूट में कभी भी जाता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, b² माइनस 4ac अपॉन में 4a²। ये सारे चीज आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे x अपॉन बी बाई 2a इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस मैं अंडर रूट इस पे लगा देता हूं, b² माइनस 4ac, और इसका अंडर रूट जब सॉल्व करूंगा तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और a² का अंडर रूट a आ जाएगा। मैं इसको इतना लिख सकता हूं। उसके बाद बच्चों यहां पे मैं इस टर्म को उधर भेज देता हूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैं बच्चा अब ऊपर वाले चीज को डिलीट कर रहा हूं, पॉज करके लिखिए, थैंक यू। यहां पे देखें अब फिर से यही टर्म को, मैं इस टर्म को आगे कैसे लिखूंगा, मैं दोनों का देखा कि एलसीएम सेम आएगी, तो मैं इस x को लिख सकता हूं अपॉन में सीधे 2a, क्योंकि एलसीएम आई 2a, तो 2a को 2a डिवाइड करेगा 1 आएगा, या 1 को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b होगा, प्लस माइनस 2a को डिवाइड करेगा 1 होगा, अंडर रूट क्या आएगा b² माइनस 4ac। अब ये सारी चीज को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और आगे इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए x इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आई, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a आ गई। मैं अगर बच्चों इस बात को बोलूं कि क्या x की वैल्यू में एक बार माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a ले लूं, दूसरी बार x की वैल्यू माइनस b माइनस का, देखिए एक बार प्लस का मैंने दिया है यहाँ पे, एक बार माइनस का लेना पड़ेगा, b² माइनस 4ac ले लूं अपॉन में 2a। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि प्लस और माइनस मैंने अलग अलग ले लिया। तो जो ये प्लस वाली वैल्यू जाएगी ना भाई, उसको हम लोग अल्फा बोल देते हैं कि एक रूट निकल गया, x की एक रूट निकल गई अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको मैंने माना कि बीटा आई, तो बीटा की यानी x इज इक्वल टू बीटा है, और बीटा की जो वैल्यू है ये है, यानी इसके दो रूट्स आए, इसके दो रूट्स आए। कौन कौन से रूट्स आए बच्चा? एक आया अल्फा जिसकी वैल्यू थी माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। दूसरी आई बीटा जिसकी वैल्यू है माइनस b प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा यानी अपॉन 2a। ये दो रूट्स आपको निकल के आए।
अब मैं थोड़ी सी और चेंजिंग इसमें करता हूं कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म आ रही है अंडर रूट के अंदर, इसी को वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। अब आप थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, क्लास 12 में एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, मैं पढ़ाऊंगा, मैं लेके आऊंगा डिटर्मिनेंट, तो दोनों में बहुत का अंतर है। पहले इसको मैंने क्या बोला? डिस्क्रिमिनेंट बोला, यानी मैं अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी को, मैं अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं करूंगा, अभी मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलूंगा। तो मैं इसी इक्वेशन को अब थोड़ा सा डी के फॉर्म में चेंज कर देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। देखिए ये जो सारी चीजें हैं, अल्फा की जो वैल्यू आई माइनस बी और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैल्यू क्या है? डी है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डी लिख देता हूं बटा में 2a, और बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस बी माइनस का अंडर रूट, देखिए माइनस था इस माइनस, और इसका वैल्यू होता है डी बटा में 2a। यानी ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई में 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, यानी अपॉन 2a। ये बात समझ में आ गई? दोनों आज अब फॉर्मूले आप डिराइव हो गए। ये जो मेथड था वो था श्रीधराचार्य रूल। मैं फिर से श्रीधराचार्य रूल के बारे में बता दूं, कंप्यूटिंग नंबर स्क्वायर मेथड को ही श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, और इसको करने का तरीका एक ही है, मैंने बता दिया कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपके कांस्टेंट टर्म को उस साइड आरएचएस में भेजेंगे। पहला आपका काम ये होगा, पहला ड्यूटी ये होगा। दूसरा होगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे, कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। किसके कोएफिशिएंट को? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को। और तीसरा काम, जो रिजल्ट एक्स का आएगा आप सॉल्व करने पे, जब कोएफिशिएंट आप 1 बनाएंगे तो रिजल्ट अब b बाई a में कन्वर्ट हो जाएगा, ये b अपॉन में a हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो उसका आप हाफ करके स्क्वायर करेंगे, हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे, बस इतना ही काम है। 3 प्रोसेस है। सी को साइड भेजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाइए, और तीसरा जो टर्म आई 1 बनाने के बाद मिडिल टर्म यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट आया उसको आप क्या करें? उसका हाफ करें, उसका स्क्वायर करके दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में सम कर दें, जोड़ दें, बस। उसके बाद ये बात खत्म। इस पे मैं एक सवाल करवा देता हूं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कि इस सवाल को कैसे करेंगे। आप इसको देखें, पॉज करके नोट डाउन करें जल्दी से और फिर देखें। देखें, एक सवाल मैं देता हूं आपको, इस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करना है। कैसे करना है दिखाते हैं आपको। जैसे एक्सरसाइज साइज आप 4 पॉइंट एक्सरसाइज जो है 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं सारे क्वेश्चन का वीडियोस अलग बनाऊंगा। सबसे पहले जो थ्योरी है वो मैं बता रहा हूं, इसलिए आप ज्यादा चिंता ना करें, सबकी वीडियोस आएगी। हर क्वेश्चन की एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियोस मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को, आप देखते रहेंगे। जो प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज कि मैंने क्या बोला कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से नहीं करना है, तो आपको मिडिल टर्म पे ध्यान भी नहीं देना है, आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। मैंने क्या बोला कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस साइड भेजिए, तो आप भेजेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस 3 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? तो बोलेंगे सर हो जाएगा। मैंने उसके सेकंड स्टेप क्या बोला था कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाइए? 1 बनाइए। ये 1 तभी बनेगा जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। कर दिया तो ये वैल्यूज होगी 2x स्क्वायर बाई में 2 माइनस का 7 x बाई में 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। बोलिए
उसके बाद 2 कैंसिल कराइए, यहाँ पे रिजल्ट लिखिए सीधे एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स इज इक्वल टू -2/2। देखिए आपने 2 स्टेप चुटकियों में कर दिया कि नहीं कर दिया। अब थर्ड स्टेप में मैंने बोला था जो कि बहुत ही मार्केबल पॉइंट है, इसको आप रिमार्क कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए कि आप x के कोफिशिएंट को देखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 7/2। 7/2 का आपको हाफ करना है, तो मैं बोलूंगा 7/2 का हाफ कीजिए, 7/2 का हाफ, इसका मतलब 7/4। तो जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। आपने आधा किया, जो रिजल्ट आया उसी का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके सम कर दीजिए दोनों साइड, क्या आया x स्क्वायर माइनस 7/2x। ये आज चीज वैसे था, ये लिख दिए, इसकी जगह वैसे लिख दिए, और ये वाला टर्म दोनों साइड जोड़ देंगे। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, मैं अगला स्टेप उधर बताऊंगा, इसलिए नोट डाउन करें। उसके बाद देखिए जो टर्म क्या आई आपके सामने, टर्म क्या आई आपके पास, टर्म आई एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्या है, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी आप कहेंगे a माइनस 7/4 का क्या है होल स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो मैं बता दूं कि जब माइनस होगा तो a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, यहां माइनस होगा तो a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। अगर यहां प्लस होता तो फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर लगता। बात समझ में आ गई। यहां माइनस है तो आपका फॉर्मूला हमेशा a माइनस b का होल स्क्वायर है। ऑटोमेटिक आप इतना काम करेंगे वो फॉर्मूला टूट जाएगा, और आप इसको एक्सपेंड करके देख लें, यही चीज आएगी। अगर आपको कर चेक करना है तो इसका आप स्क्वायर में a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, इसमें आपको यही चीज मिल जाएगी। ठीक, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, -3/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए इन दोनों में एलसीएम क्या होगी 16। मैं बोलूंगा कि 2 डिवाइड करेगा 16 को 8 टाइम्स में, 8 3 जा 24 माइनस 24 हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा। इसको आइए लिख दें, ये हो जाएगा 7 माइनस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 49 में से 24 घटा दीजिए, 49 में से 24 घटाएंगे 25 आएगा। ठीक, आगे वाला टर्म की इसको आप पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करें, मैं फिर यहां बताता हूं। देखिए अब ये ऑटोमेटिक x माइनस 7/4 का, देखिए इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, इसको इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16। इसका स्क्वायर था, इसको इधर लेके गए स्क्वायर को तो रूट में बदलेगा, तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस लेके आएगा अंडर रूट 25/16। x माइनस 7/4 लिख देंगे प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4। इसका मतलब ये x को जब हम इस चीज को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो चीजें हैं इसको आप नोट डाउन करें, इसको मैं डिलीट करने वाला हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लें और देखें इस चीज को, इस स्टेप को आगे देखें ध्यान से। ये जो चीज है x की जो वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू आई 7/4 प्लस माइनस 5/4। मैं फिर से बता रहा हूं कि दोनों का 4, दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, इसलिए एलसीएम में 4 आएगा। यहाँ पर रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 5। देखें आप x की वैल्यू, अब आप x को यहाँ पे दो तरह से सोल्व करेंगे, एक तो प्लस लेंगे तो x प्लस 5/4 लिखेंगे, और दूसरा x को सॉल्व करेंगे माइनस लेके तो 7 माइनस 5/4 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 5 12, 12/4 हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/4 होगा, रिजल्ट हो जाएगा हाफ।
यानी x के दो रूट्स आए, एक 3 आया और एक हाफ आया। तो इसी x को आप बोलेंगे कि एक अल्फा आया दैट इज 3 और एक बीटा आया हाफ। दैट्स ऑल, इतना ही था मेरे टर्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है चौथा टॉपिक, जो पांचवा टॉपिक था वो था नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है मैं जस्ट बता दे रहा हूं, 5-10 मिनट टाइम लगेगा और नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करें पॉज करके और लिखें। देखिए नेचर ऑफ रूट्स, टॉपिक डालें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, देखिए जो सीधाचार से हम लोग फॉर्मूलाज को तोड़े हैं ना, देखिएगा मेरी बात को, जो सीधाचार के फॉर्मूले को हम लोग तोड़े, सीधाचार के रूल्स को निकाले, तो हम लोग ने सीधाचार के रूल्स को क्या निकाला, वो x की वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a, यही आ रही थी। मैंने इसी को अल्फा लिखा था -b, छोड़िए अल्फा की बात बता रहा था। देखिए एक चीज समझिए कि d की वैल्यू अगर मैं कह दूं कि 0 हो जाए, बताइए d की वैल्यू 0 अगर कर दें तो यहां d 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b बाई 2a, क्योंकि प्लस माइनस 0 करें, यहां पे तो 0 हो गया, तो इसमें आप प्लस 0 करें या -0 करें रिजल्ट तो यही जाएगा। तो d इज इक्वल टू 0 जब होगा ना तो रूट्स बच्चा इक्वल मिलेंगे। इक्वल क्यों मिलेंगे आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही हट गया। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहां से हट गया, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये प्लस और माइनस, अब मैं कहूंगा -b में यानी माइनस कुछ भी रहता उसमें प्लस 0 करें या -0 करें रिजल्ट तो यही आना था। इसीलिए बोला गया है कि d इज इक्वल टू 0 पर रूट्स इक्वल मिलेंगे। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल फॉर d इज इक्वल टू 0। अगर मैं यही बात बोलूं कि d, देखिए d का 3 केस निकलता है, इस क्यों, क्योंकि d कभी 0 के बराबर हो सकता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d को सॉल्व करें, यानी देखिए d की वैल्यू आपको पता है कि d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है बच्चा, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हो सकता है नेगेटिव नंबर मिल जाए, हो सकता है पॉजिटिव नंबर मिल जाए, हो सकता है 0 मिल जाए। 3 केस है भाई आपके पास, वही तीनों केस को लेके तो नेचर ऑफ द रूट्स बना है। तो सबसे पहला चीज की अगर d 0 हो जाए, d 0 हो जाए तो रूट्स इतने आएंगे। अगर मान लीजिए d निगेटिव नंबर दे दिया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व किया मैंने, तो ये जो नंबर दिया वो दिया निगेटिव नंबर, यानी -3 दे दिया। तो इस केस में जब अंडर रूट माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाली टर्म तो माइनस में हो गई, निगेटिव हो गई, तो ये इमेजिनरी रूट्स देगा। क्या देगा, इमेजिनरी रूट्स, यानी जब d लेस देन 0 होगा ना तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि ये वाली चीज निगेटिव हो जाएगी तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको यूज करना पड़ेगा। क्लास 11 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं बताऊंगा कि आगे जाके क्लास 11 में जो टॉपिक डालूं उसमें डिस्कस हो जाएगी क्यों इसकी रूट्स इमेजिनरी आएगी। ठीक है, दूसरी चीज कि d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स जो हैं रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल मतलब d पर इक्वल दे रहा था तो जाहिर सी बात है, अब तो d की वैल्यू +3 हो, मान लीजिए +3 हो गई, तो आप जो b की वैल्यू उसमें +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, तो रूट्स तो अनइक्वल ही होगा ना। बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर d की, जैसे मैंने बोला कि b की वैल्यू -3 है, तो प्लस माइनस लगाएंगे और इसको मान लीजिए कि इसको इसका 6 निकला, इसका d की वैल्यू 6 निकला, वही पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस अंडर रूट 6/2 आएगा और एक आएगा -3 माइनस 6 अंडर रूट 6/2 आएगा, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इक्वल तो है नहीं, इसीलिए मैंने लिखा अनइक्वल। और रियल इसलिए कि इसका रूट्स हम लोग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब निगेटिव नंबर होगा, यानी यहाँ पे मान लीजिए -6 हो जाता है, इस केस के लिए बता रहा हूँ रूट्स ऑफ इमेजिनरी के लिए, कि यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस होता है,
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आयोटा का इसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए बोल दिया जाता है कि रूट्स इमेजिनरी आएंगे। बात समझ में आ गई? इतना ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको मैं बता दूं, और इतना ही टॉपिक पढ़ना है, आपकी चैप्टर हो गई ओवर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी टाइम लगे आपको क्वाड्रेटिक समझाने में, मैंने पूरे सारे सेक्शन को कवर कर लिया है। इसलिए थैंक यू। नई वीडियोस आपके लिए लेके मैं आ रहा हूं पॉलिनोमियल का। थैंक यू।